विराट हिंदुस्तान संगम की बिहार शाखा द्वारा आयोजित 23वें साप्ताहिक वेब मीटिंग में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस वेब मीटिंग का विषय है राष्ट्रकवि दिनकर एवं ग्राम्य जीवन। इस विषय पर आज विषय परिचय के लिए विराट हिंदुस्तान संगम के प्रदेश अध्यक्ष होंगे माननीय प्रोफेसर डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह जी। संयोजक वक्तव्य के लिए वीएचएस बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष और सेवानिवृत्त डीन स्टूडेंट वेलफेयर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा माननीय प्रोफेसर पारस राय जी। इस विषय पर मुख्य वक्ता के रूप में हम सबके बीच में उपस्थित हैं माननीय प्रोफेसर अंजनी कुमार राय जी, सेवानिवृत्त प्रोफेसर तिलका माझी विश्वविद्यालय भागलपुर। इस कार्यक्रम में अध्यक्षीय अभिभाषण माननीय प्रोफेसर डॉक्टर टुनटुन झा अचल जी के द्वारा दिया जाएगा। पूर्व विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा। धन्यवाद प्रस्ताव माननीय डॉक्टर पुरंजय कुमार जी के द्वारा दिया जाएगा, अलामा इकबाल कॉलेज बिहार शरीफ। इस कार्यक्रम का संचालन माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी करेंगे, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज पटना। मैं बिना समय गंवाए इस कार्यक्रम के संचालन महोदय से निवेदन करता हूं कि वो कार्यक्रम प्रारंभ करें। माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। अब मैं विराट हिंदुस्तान संगम बिहार शाखा के अध्यक्ष, भूतपूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, स्नातकोत्तर भूगोल विभाग कॉलेज पटना के आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह जी को विषय परिचय के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर डीपी सिंह जी। सर। बहुत धन्यवाद वीरेंद्र बाबू। और यहाँ उपस्थित जितने भी सज्जन हैं, महानुभाव हैं, विद्वत जन हैं, उन सबों को मेरा नमस्कार और आभार। और इस कार्यक्रम में अपने अपने व्यस्तम क्षणों में से कुछ समय निकाल करके और हम लोग के बीच में आने के का जो उन्होंने कष्ट किया, इसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। और मैं यह बताना चाहता हूं कि यह जो संगठन है विराट हिंदुस्तान संगम, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, जो जाने माने अर्थशास्त्री, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वान, कानूनविद और भारत के सत्ता से चाणक्य रहे। और स्वामी के द्वारा स्थापित यह संगठन आज विश्व के लगभग 140 देशों में कार्यरत है और लगभग 140 देशों में इस संगठन की इकाइयां काम कर रही हैं और करोड़ों लोग इस संगठन के साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। भारत के भी लगभग सभी प्रांतों में इस संगठन की स्थापना हुई है, संगठन का विस्तार हुआ है। और बिहार में खासकर बिहार में इस संगठन की गतिविधियां काफी तेज रही हैं और बिहार के लगभग अनेक जिलों में हमारे संगठन की जिला इकाइयां गठित हो गई हैं। और जहां जिला इकाइयां गठित हो गई हैं वहां पर प्रखंड इकाइयों का गठन का कार्यक्रम चल रहा है और उसके बाद ग्राम स्तर तक के इकाइयों का गठन किया जाएगा। और आज है यह 23वां सप्ताह है जब विराट हिंदुस्तान संगम की बिहार शाखा के द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों को आमंत्रित करके और विभिन्न ज्वलंत मुद्दों, सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों पर हम लोग चर्चा करवाते हैं और मूर्धन्य विद्वानों के विचारों से और लोगों को लाभान्वित करवाते हैं। और आज की स्थिति में यह हमारा 23वां कार्यक्रम है। चारों तरफ कोरोना की महामारी का संकट फैला हुआ है और बिहार पूरी तरह से चुनाव की तपिश में फंसा हुआ है और हमारे बहुत सारे लोग उस चुनाव के कार्यक्रम में लगे हुए हैं।
उसके बावजूद क्रम भंग न हो, उसको ध्यान में उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। और आज का मुख्य विषय है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह जी दिनकर और ग्राम जीवन। और जैसा कि सब जानते हैं, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर इस देश के महाकवि तो थे ही, और एक सजग चिंतक थे, एक सक्रिय राजनेता थे, और विभिन्न क्षेत्रों में उनके अपने अनोखे योगदान रहे हैं। और खास करके एक ग्राम जीवन की उनकी जो अपनी दृष्टि रही है, उस पर आज हमारे बीच में और राष्ट्र साहित्य के मर्मज्ञ विशेषज्ञ प्रोफेसर अंजनी कुमार राय जी हैं। और इस जो मुख्य वक्ता के रूप में हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, हम लोग का ज्ञानवर्धन करेंगे। और इस कार्यक्रम में इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर टुनटुन झा जी, जो विद्वान तो भूगोल के हैं, लेकिन हिंदी और संस्कृत के और रंगमंच के विशेष विशेषज्ञ हैं। और उनसे जो मेरी कल वार्ता हो रही थी, हमारे मित्र हैं डॉक्टर शारदानंद चौधरी जी, जो हमारे काफी करीबी साथी और जीवन के कई क्षेत्रों में हम लोगों ने साथ मिलकर काम किया है। तो जब मैंने उनसे कहा कि शारदा बाबू, दरभंगा में इस संगठन का विस्तार कैसे होगा, तो उन्होंने कहा कि आप अपने बड़े भाई डॉक्टर टुनटुन झा जी को इसके लिए निवेदन कीजिए। तो मैंने कहा कि वो तो मेरे बड़े भाई हैं, अग्रज हैं, उनसे मैं सीधे कैसे निवेदन करूंगा, तो आप ही जरा निवेदन कीजिए। तो मित्र शारदानंद चौधरी जी के प्रयास से और हमारे अग्रज डॉक्टर टुनटुन झा जी हम लोग के बीच में हैं। और कल इनसे वार्ता हो रही थी, इन्होंने कहा कि देखो भाई, बहुत विचार किया, और ये कई संगठनों से जुड़े हुए हैं, मैथिली लेखक संघ, मिथिला भूगोल एसोसिएशन और भी कई सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं तो पूरे मिथिला परिक्षेत्र में इस संगठन की जिला इकाई को खड़ा कर सकता हूं। और मिथिला परिक्षेत्र का मतलब जो उन्होंने मुझको समझाया, तो उसमें आज के बिहार की 3 कमिश्नरियां हैं। दरभंगा कमिश्नरी, जिसमें 3 जिले हैं, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी। कोसी कमिश्नरी, उसमें 3 जिले हैं, मधेपुरा, सहरसा और सुपौल। और पूर्णिया कमिश्नरी में 4 जिले हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। और बेगूसराय और खगड़िया, इन सारे जिलों में इन्होंने हमसे कहा कि जब तुम इसमें काम कर रहे हो, और मैं डॉक्टर स्वामी का बहुत प्रशंसक हूं, तो मैं जिलों में विस्तार करूंगा। तो मैंने इनसे आग्रह किया कि अनुनय विनय करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं मिथिला परिक्षेत्र का संयोजक बन सकता हूं। और मिथिला परिक्षेत्र में ये 12-14 जिले जो हैं, उनका संयोजक तो स्वीकार करके, और मैं इन जिलों में इस कार्यक्रम को फैलाऊंगा, वहां जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करूंगा। तो इस विषय पर फिर मैंने डॉक्टर स्वामी से बात किया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी माननीय टुनटुन झा जी को जानते हैं, उनके कार्यक्रम में ये आए थे, और मिथिला की पाग और पगड़ी से उनको सम्मानित किए थे एक बार पटना में। तो वो घटना उनको याद थी, तो उन्होंने कहा हाँ, टुनटुन झा जी को मिथिला परिषद का बनाया जाए। तो बड़े भाई साहब टुनटुन झा जी, आप की वार्ता को मैंने डॉक्टर स्वामी के पास पहुंचा दिया था, और उनकी सहमति प्राप्त हो गई है कि आप मिथिला परिक्षेत्र, जिनमें ये 12-14 जिले हैं, उन जिलों का जो क्षेत्र है मिथिला परिक्षेत्र, उसमें आप विराट हिंदुस्तान संगम के डॉक्टर स्वामी के द्वारा संयोजक मनोनीत किए गए हैं, और बहुत जल्द इसकी चिट्ठी आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको भाई साहब बहुत धन्यवाद और आपका बहुत आभार। और डॉक्टर स्वामी ने खास तौर से कहा है कि उनको मेरे तरफ से प्रणाम समर्पित कर देना।
तो इस सूचना को मैं आपके सामने रखना चाहता था। और एक और सुखद संयोग जुड़ रहा है कि हमारे बीच में इस देश के एक वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट विजय मिश्रा जी, जो राष्ट्रकवि दिनकर के संबंधी भी हैं, और एक अखबार उस समय हुआ करता था, पारस साहब आपको याद है, रविवार। उस रविवार अखबार के क्रांतिकारी संपादक रहे हैं विजय मिश्रा जी, और आजकल दिल्ली में किसी मीडिया चैनल के ऊंचे पद पर हैं। तो विजय मिश्रा जी हम लोग के साथ जुड़ गए हैं। बहुत सुखद संयोग है, जब राष्ट्रकवि दिनकर के ग्राम जीवन के बारे में हम बहस करने के लिए यहाँ बैठे हैं, तो हमारे बीच में दिनकर जी से जुड़े हुए, और इनकी पहचान दिनकर जी के कारण नहीं है, इनकी पहचान अपने कारण से है। वैसे विजय मिश्रा जी का भी मैं यहाँ स्वागत करना चाहता हूँ। और इसी तरह से विभिन्न जिलों के जो हमारे संयोजक बैठे हैं, यहाँ पर आए हैं, अध्यक्ष हैं, उन सबों का मैं स्वागत करता हूँ। और इन्हीं 2-3 सूचनाओं के साथ और एक और आज एक सुखद अनुभूति यह हुई कि डॉक्टर टुनटुन झा की एक बेटी जमशेदपुर में प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अनुराधा मिश्रा। तो उन्होंने हम लोग को एक सजेशन दिया, और इस सजेशन को मैंने जो हमारे इस कार्यक्रमों के संचालक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, महासचिव आशीष कुमार राय जी, उनको मैंने कन्वे कर दिया, और इनकी वार्ता भी संभवतः अनुराधा मिश्रा जी से हो गई। उनका सजेशन था कि मैं जिस इंस्टीट्यूशन में शिक्षिका हूँ, वहाँ के बहुत सारी छात्राएं इसमें जुड़ती हैं, बहुत सारे शिक्षक भी जुड़ते हैं। आज भी मैं नाम में देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हुए हैं, उनके सौजन्य से बहुत सारी छात्राएं और शिक्षिकाएं जुड़ी हुई हैं। तो उनका एक सुझाव था कि इस वेबिनार का एक सर्टिफिकेट जारी किया जाए, और जो लोग सर्टिफिकेट इस वेबिनार में सम्मिलित होने के सर्टिफिकेट के इच्छुक हैं, उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। तो टुनटुन झा जी हमारे बड़े भाई हैं, इनके परामर्श और फिर जो आशीष कुमार राय जी हैं, सब मिलकर के हम लोगों ने विचार किया कि अगले बार से हम लोग इसका सर्टिफिकेट जारी करेंगे, और इसके बारे में विशेष सूचना कार्यक्रम के बीच बीच में आशीष कुमार राय जी देंगे। तो मैं आपके बीच में ज्यादा समय खराब करना नहीं चाहता हूं, तो मैं अब सीधे संचालक महोदय से आग्रह करता हूं कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा की जाए। धन्यवाद, नमस्कार। एक बार फिर सबों को स्वागत और सबों के प्रति आभार। धन्यवाद सर। अब मैं विराट हिंदुस्तान संगम बिहार शाखा के उपाध्यक्ष, भूतपूर्व प्रोफेसर एवं डेन स्टूडेंट्स वेलफेयर, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा, जो आज के इस 23वीं वेबिनार के संयोजक महोदय हैं, उन्हें अपना वक्तव्य, संयोजक वक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। माननीय प्रोफेसर पारस राय जी। परमादरणीय इस वेबिनार के अध्यक्ष टुनटुन झा जी अचल, समादरणीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह और मुख्य वक्ता डॉक्टर अंजनी कुमार राय जी, तथा इसके सभी सहभागी गण, यह सुखद संयोग है कि पिछली बार मिथिला की संस्कृति पर अचल जी का वक्तव्य था, और अचल जी ने मिथिला की बेटी भगवती सीता की चर्चा की थी। यह बहुत ही अच्छी बात थी कि कोई राजा और धरती की बेटी को पाले। यह आज के लिए भी बहुत ही रिलेवेंट है, उस पर लंबी बात हो सकती है। बाद में देवेंद्र बाबू से बात हुई कि भाई अगले में वक्ता कौन रहे, कहाँ स्वाभाविक था मेरे मन में भाई अंजनी कुमार राय जी के प्रति श्रद्धा थी। मैंने कहा कि भाई मिथिला के पार्श्व का है अंग प्रदेश, और अंजनी कुमार राय जी से मैं आग्रह करूंगा कि अगली बार वे इस चर्चा में शामिल हों मुख्य वक्ता के रूप में। विषय चुनने का जो प्रश्न उठा, तो भारत को गांवों का देश कहते हैं और साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं, और अमर साहित्य के बारे में
कुछ कहने की आवश्यकता हम लोग महसूस नहीं करते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी को उनको जानना बहुत जरूरी है। हम लोगों का ध्यान उधर केंद्रित हुआ और अंजनी भाई ने आग्रह मान लिया और संजोग हुआ कि इस मातृ पक्ष में, जिसमें हम ये शारदीय नवरात्र का पक्ष है और माँ की पूजा करते हैं, और माँ के रूप में अंजनी का जो महत्व है इससे हम सभी वाकिफ हैं। और उनके पुत्र केवल नामधारी नहीं, ये गुणधारी हैं और ये आज अपना अनुभव हम लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे कि राष्ट्रकवि दिनकर के साहित्य में भारतीय ग्राम जीवन किस तरह से व्यक्त हुआ है। दिनकर बिल्कुल सामान्य गांव में पैदा हुए थे और दिल्ली की चकाचौंध को भी उन्होंने देखा था। दिल्ली से पूछने का उन्होंने ही साहस किया था कि तू रानी बन गई, वेदना जनता क्यों सहती है। वह वेदना आज भी है, वेदना कैसे दूर होगी, ये सारे सवाल, इन सारे सवालों का जवाब महाकवि दिनकर ने दिया है। और मैं समझता हूं कि अंजनी भाई अपना अनुभव, अपने अनुभव के हिसाब से इनको विश्लेषित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा संचालक महोदय से आग्रह है कि वे इस वेबिनार को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत संचालक धन्यवाद। महोदय। अब मैं हिंदी साहित्य जगत के जाने माने विद्वान, आज के इस वेबिनार के मुख्य वक्ता, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के हिंदी विभाग के भूतपूर्व प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष महोदय का हार्दिक स्वागत करते हुए आग्रह करता हूं कि वे अपना मंतव्य देकर हमें एवं इस वेबिनार में जितने भी प्रतिभागी हैं, जुड़े हुए हैं, उनका ज्ञानवर्धन करने की कृपा करें। परम आदरणीय माननीय प्रोफेसर अंजनी कुमार राय जी। आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, डॉक्टर पारस राय जी, डॉक्टर कुमकुम झा जी, आशीष कुमार राय जी, आज दिनकर जी पर आपने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया है, ये मेरे लिए प्रसन्नता से अधिक गौरव की बात है। दिनकर जी पर जब बोलने के लिए आपने कहा और विषय मैंने ही दे दिया आपको, का ग्राम्य जीवन पर ही हम लोग क्यों नहीं चर्चा करें। उस संपूर्ण भारत का गांव उपेक्षित होता चला जा रहा है, शहर की ओर दौड़ जारी है। इस गांव का क्या होगा, क्या होगा भगवान भला, मिट्टी में पड़ी जवानी का, दिनकर कहते हैं। लेकिन ये कुछ व्यक्तिगत बातें आज आपके साथ में करूंगा दिनकर जी के संबंध में। दो बातें हैं कि हिंदी आलोचना में दिनकर जी पर पहली पुस्तक जब 1951 में प्रकाशित हुई, वह पुस्तक मेरे पिताजी की ही पुस्तक थी, दिनकर, और वह पुस्तक अभी 2 खंडों में मैंने प्रकाशित कराया है। वह अभी आपके सामने में दिखा रहा हूं आप लोगों को। लेकिन इस पुस्तक प्रकाशन के पूर्व दिनकर जी कितने दुख से गुजरे हैं, यह कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। आज 1951 की बात है, दिनकर जी पर विष बाण बरसाए जा रहे थे हिंदी के कवियों के द्वारा और नए आलोचकों के द्वारा। दिनकर जी बड़े व्यथित थे। कपिल जी को अपने पत्र में लिखा है उन्होंने 1951 के पत्र में, मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, मुझे जो आता है वो मैं लिखता हूं, मेरे पीछे ये लोग क्यों पड़ गए हैं, जरा कामेश्वर शर्मा को आप समझाएं, इस तरह से क्यों मेरे ऊपर लिख रहे, मेरे विरोध में लिखें, लेकिन मुझे मुंह मत चिढ़ाएं। मेरे विरोधियों के साथ मिलकर वो लिख रहे हैं, सोचते दिनकर के विरोधी आलोचकों में आ जाऊंगा। ऐसे थोड़ी देर के लिए उनको ऐसा हो सकता है, मैं उन्हें क्या कहूं, अभी तो अंडा फोड़ के बाहर ही निकले कामेश्वर शर्मा जी। उसके बाद फिर उन्होंने किसी ने आके उनको कहा आप पर शिवालक राय की पुस्तक आ गई है, जैसा उन्होंने 1-2 महीने के बाद पत्र पुनः कपिल जी को लिखा, मेरे ऊपर अभी उनकी पुस्तक आ गई है। इस पुस्तक से बड़ी शांति दिनकर जी को मिली थी।
तो यह पुस्तक शुद्ध आलोचनात्मक पुस्तक उन पर आई थी कविता के संबंध में। तो इस तरह से दिनकर जी से 1951 से मेरे पिताजी जुड़े और 1972 में उनके आवास पर ही उन्होंने अपनी मृत्यु की भी घोषणा कर दी। जो दिनकर नामा में डॉक्टर दिवाकर ने उसकी चर्चा की है, कहा कि इस जन्म में बस यहीं तक हम दोनों साथ रहे, अब हमारी तुम्हारी भेंट नहीं होगी, इसलिए तुम स्टेशन मुझे विदा करने के लिए मत आना। 1972 का नवंबर या दिसंबर का महीना था। इस तरह से अपनी मृत्यु की घोषणा भी करके चुपचाप निकल गए। भावुक मन था रोक न पाया, सज आए पलकों में सावन, दिनकर जी की पंक्ति है। दिनकर जी सिमरिया गांव के थे। गांव से उन्हें बड़ा प्रेम था। गांव के व्यक्ति को नौकरी लगवाने के लिए भी परेशान हो जाते थे। 1937 में वह अपने गांव के व्यक्ति को नौकरी दिलवाने के लिए भागलपुर आए और भागलपुर के एक यशस्वी मुख्तार थे, बाबू निर्मल चंद्र राय, उनके यहाँ टिके हुए हैं। वह पत्र प्रकाशित है 1937 में। और अपने गांव वाले को नौकरी दिलवाने के लिए कि बनेली स्टेट में उसको कोई नौकरी मिल जाए, वो उसके लिए भागलपुर में आए थे और वहां टिके थे। लेकिन उसके पूर्व 1933 में दिनकर जी ने यही हिमालय कविता का पाठ किया था। उस कविता से दिनकर यश के शिखर पर पहुंच गए। ले लड़ाई उठो हिले धरा तू कर विराट में स्वर्ण निनाद, ओ शैल राठ हुंकार भरो फट जाए कुहा भागे प्रवाद, कितने दुबदा के बाल खुले किन किन कलियों का अंत हुआ, का हृदय खोल चित्तौड़ अरे कितने दिन द्वार वसंत हुआ। 1933 में इस कविता का दिनकर जी ने पाठ किया था। मेरे पिताजी उन दोनों स्कूल में पढ़ रहे थे। कहा कि दूसरे दिन भागलपुर शहर की गली गली में बच्चे हिमालय कविता का गायन कर रहे थे। यह थी दिनकर की वाणी का तेज। संपूर्ण देश झूम उठा उस कविता से। एक दिन वे गाने लगे। एक व्यक्ति 34 की जनवरी के बाद कहा अब इस कविता को मत गाइए। दिनकर ने कहा ले लड़ाई उठी धरा, धरती हिले और धरती हिल गई। इसकी कविता में इतना ओज है कि धरती भी हिल गई। उसका बिहार में भूकंप आया। तो दिनकर जी गांव में जीते थे, गांव के लोगों को स्नेह देते थे। सोचिए एक आदमी की नौकरी के लिए कई बार भागलपुर आए, फिर बनेली स्टेट के यहाँ गए, कैसे उसको कोई नौकरी मिल जाए। गांव में विद्यालय भी उन्होंने खुलवाया। इस तरह से गांव की मिट्टी से जुड़े हुए थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की दृष्टि गांव की ओर नहीं गई। गांव की ओर दृष्टि काव्य जगत में मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर की गई। प्रेमचंद की कहानियों में और उपन्यासों में ग्रामीण जीवन है। अंग्रेजों ने गांव का खूब शोषण किया। कुटीर उद्योग प्रत्येक गांव में था, लेकिन वह कुटीर उद्योगों को अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया। किसानों की हालत दिन प्रतिदिन दयनीय होती चली गई और किसान अन्न पैदा करने वाले के पास कुछ भी न बचा। दिनकर लिखता हर शाम एक वेदना नई, हर सुबह एक सवाल नया देखा, दो घड़ी नहीं आराम कहीं मैंने जा घर घर देखा। हर शाम एक वेदना नई, प्रत्येक शाम एक दर्द है। हर सुबह एक नया सवाल देखा, हर सवेरे एक नया सवाल आके एक प्रश्न खड़ा हो जाता है किसानों के आगे। और दो घड़ी भी आराम नहीं, एक दो घड़ी भी आराम के पास नहीं है। मैंने जा घर घर देखा। दिनकर लिखते हैं मैंने घर घर जा करके देखा। एक घर की यह कहानी नहीं है, हर घर को मैंने देखा। लोग बोलते घर घर देखा, एक के देखा, यानी प्रत्येक घर की एक ही कहानी है। रात दिन काम करो, उसे उसके हाथ में कुछ आता नहीं है। आज भी किसान की स्थिति बहुत जर्जर है। मैं जिस गांव बैठक के आपके आगे बोल रहा हूं, वो अन्न खरीदने वाला व्यापारी नहीं है। मकई 1100 रुपया क्विंटल बिक रहा है, किसान को लागत मूल्य से भी कमा रहा है। बोलो धर्मराज वे शोषित मरे या कि मिट जाए। जो समस्या ब्रिटिश भारतवर्ष में थी, आज वह समस्या फिर पुकार रही है। दिनकर किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हैं।
किसानों का शोषण कितना बढ़ता चला जा रहा है। विद्युत की चकाचौंध में देख दीप की लौर होती है, एक और अट्टालिकाएं बनती चली जा रही है नगरों में। विद्युत की चकाचौंध में देख दीप की लौर होती है, अरे हृदय को थाम देख महल के लिए झोपड़ी बली होती है। अरे हृदय को थाम देख महल के लिए झोपड़ी बली होती है। ये झोपड़ी बली हो जा रही है आज, झोपड़ियों का बलिदान दिया जा रहा है नट्टिकालों को अट्टालिकाएं बनाने के लिए। किसान के खून से दिल्ली की लाल किले की दीवार की लाली है, कृषक मेद की रानी दिल्ली, अनाचार अपमान व्यंग्य की चुभती हुई कहानी दिल्ली। किसानों का शोषण किया गया, गांव का शोषण किया गया। और आजादी के बाद एक तीसरा नारा दे, एक को दूसरे से लड़ा दो, कुछ नारा दे करके गांव आज टूट रहा है बुरी तरह। अंग्रेजों ने भी इसे तोड़ा, सभी कुटीर उद्योग ध्वस्त हो गए। आज किसी गांव में शायद कोई कुटीर उद्योग नहीं है। किसान दिनकर लिखते हैं, बैलों के लिए बंधु कैसे जीते हैं। ये किसान बैल का भाई है, गम खाते आंसू पीते हैं, दुख को खाते हैं और आंसू पीते हैं। और इसके जीने का तरीका ही क्या है, रात दिन परिश्रम करो, इन जेठ हो या पूस हमारे कृषकों को आराम नहीं। छोटे बैलों से संग कभी जीवन में ऐसा याम नहीं। और कहीं कोई इसको देखने वाला नहीं इसको। और अन्य ऊपर में आकाश है और भगवान है, कोई इस गरीबों को देखने वाला नहीं है। किसी के बूट पर चढ़ती, किसी के बूट पर पालिश, किसी के खून की चढ़ती, किसी के बूट पर पालिश, किसी के खून की। जीवित मरालों की सभा चिता है सभ्यता के गोद में। किसी के बूट पर पालिश, किसी के खून की चढ़ाई जा रही है। इस तरह का विद्रोही स्वर हिंदी जगत में किसी कवि का आप नहीं सुन सकेंगे। दिनकर का विद्रोह फूटता चला जा रहा है। एक गुलामी और दूसरी आर्थिक गुलामी, एक और हमारा शोषण होता हुआ चला जाए, पर हम अपनी जीवन खोलें, यही शांति गर्दन कटती है। ये शांति नहीं, गर्दन कटने वाली शांति। छीनता हो सत्य कोई त्याग तब से काम ले, यह पाप है। धर्म है छिन्न कर देना, उसे बढ़ रहा तेरी तरफ जुड़ात है। दिनकर किसान मजदूर की बात करते हैं और वो कह रहे हैं कि समाज को बदलना होगा। रोंगे खलिहानों में, खेतों में हर्षाने दे। कृषक बालिका के स्वर में कुछ अटपटे गीत कुछ गाने दे। कभी अषाढ़ के रिमझिम में धन खेती में जाने दे। कृषक बालिका के स्वर में अटपटे गीत कुछ गाने दे। अषाढ़ की रिमझिम में चले जरा हम खेत में, कृषक बालिका के स्वर में हम कुछ अटपटे गीत तो उनका सुन लें। लेकिन एक दिन उसका अन्न भी महाजन लेकर उठा के लेके चला जाएगा। सूद पर पैसा लेकर खेती करेंगे, फिर सब जोड़ जाड़ के कुछ भी नहीं वही छोड़ेंगे, कुछ भी वहां नहीं बचेगा बच्चों के लिए। और इसीलिए आज धन खेती में हम थोड़ा हर्षा। गांव की संध्या बड़ी मनोरम होती है। अब तो मशीन का प्रभाव हर जगह हो रहा है। दिनकर उस संध्या का वर्णन कर रहे हैं कि गायें चर के आ रही हैं खेत से, चारों ओर हरी धूप पर गायें चरती आ रही है, धूल उड़ाती हुई गायें चली आ रही है। किसान भी आके चौपालों में बैठ जाते हैं गांव में। बस गांव में चौपाल में बैठे, अब तो टेलीविजन है, सब कुछ है। उन लोग चौपाल में बैठते थे और वो आनंद बरसने लगता था। एक एक कहानी, एक पर एक गीत लोग गाते रहते थे। चौपालों में कृषक बैठ गाते, कहां जाए अटके बनवारी। टिमटिम दीपक के प्रकाश में निज पोथी पढ़ते सुगन। जरा टिमटिम दीपक है यह, लगता है दीपक में तेल नहीं है। टिमटिम दीपक के प्रकाश में निज पोथी पढ़ते सुगन। बच्चे अपनी पोथियों को पढ़ते चले जा रहे हैं। परदेसी की प्रिया बैठ गाती है बिरह गीत उन्मन। भैया लिख दे एक कलम खत्मो बालम के जोग। चारों कोने के कुशल मांझे ठाम और वियोग। एक बैठी हुई स्त्री भाई से पत्र लिखवा रही है, लिखना जानती नहीं है।
जरा पत्र लिख दे, भैया लिख दे, एक कलम खत्मो बालम के जोग। दिनकर जी शब्द बड़ा कोमल देते हैं, नो बालम के जो बालम शब्द है, पति शब्द बड़ा कड़ा लगता है सुनने में, कहीं पति में कड़ापन है, अब बालम में भरपूर प्यार है। मो बालम के जोग, चारों कोने के कुशल, चारों ओर लिखना सभी कुशल हैं, सभी ठीक ठाक हैं घर में, और कहीं एक कोने मेरे वियोग की भी चर्चा कर देना। यह गांव का चित्र दिनकर उतार के हमारे सामने रख देते हैं। लेकिन गरीबी कितनी इस गांव में है, जो दूध पैदा करे उसको दूध नहीं मिले पीने के लिए, खाने के लिए, और कोई अपने श्वानों को दूध से नहलाते हैं, यही वो बच्चे दूध दूध चिल्लाते हैं। किसी के कुत्ते को भरपूर दूध मिल रहा है, और आदमी को दूध पैदा करने वाले के पास दूध नहीं है। श्वानों को मिलता दूध, वस्त्र, भूखे बच्चे को लाते हैं, मां की छाती में सिपट सिपट जाड़े की रात बिताते हैं। यह उत्पीड़न हो रहा है यहाँ के किसानों का और भारतवासियों का। इस उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ आवाज हमारी बुलंद होनी चाहिए। प्रथम तो भारत में दिनकर वह आवाज बुलंद की इसी शोषण उत्पीड़न के खिलाफ। आज हम जहां तक अशुभ खबरें प्राय महिलाओं के साथ अत्याचार की सुनते रहते हैं। दिनकर अत्याचार की ओर संकेत कर रहे हैं। आजादी के पहले भी रस्सों में कसे जवान प्रतिकार नहीं कर पाते हैं, बहनों की लुटती लाश देखकर कांप कांप रह जाते हैं। मेरा तब होता जन्म झन 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 झन। विभद का कविता दिनकर की है। दिनकर जैसा क्रांतिकारी कवि पिछले करीब 1400-1500 वर्षों में इस देश में नहीं हुआ। और मैं पुनः हिंदी के प्रथम आलोचक की कुछ पंक्ति सुनाना चाहूंगा एक बार, उन्हीं की पुस्तक से जो उन्होंने दिनकर पर लिखा है। जो पुस्तक जो आप जरा ध्यान से सुनेंगे, मैं 2-3 पंक्ति सुनाऊंगा आपको। हिंदी साहित्य के अभ्रंश काल से इस आधुनिक काल तक 7वीं सदी के उत्तरार्ध से 20वीं सदी के पूर्वार्ध सरपा और स्वयंभू से मैथिली शरण और माखन लाल तक, इन 1300 वर्षों के बीच में यदि क्रांति का कोई सर्वश्रेष्ठ कवि हुआ तो वह दिनकर और क्रांति की सर्वश्रेष्ठ कविता है विफत का। सर्वश्रेष्ठ क्रांति का के कवि हैं दिनकर और क्रांति की सर्वश्रेष्ठ कविता है विफत का। संपूर्ण हिंदी जगत में क्रांति की सर्वश्रेष्ठ कविता तो यह है ही। संपूर्ण हिंदी जगत में क्रांति की सर्वश्रेष्ठ कविता तो है ही। विश्व साहित्य में भी इसका एक उच्च स्थान है। यह विश्व साहित्य की एक श्रेष्ठ कविता है और ये विश्व साहित्य की श्रेष्ठ कविता है। और अब की अगस्त की यह पाप बहुत बढ़ चुका है। दिनकर अपना प्रतीक विदेशों से नहीं लेते। दिनकर मास्को के मुहताज नहीं है। दिनकर दिल्ली के दीवाने हैं। दिनकर के सभी प्रतीक, सभी नाम इसी देश से आते हैं। दिनकर कोई विदेशी प्रतीक ला करके अपने को नया क्रांतिकारी बनाना नहीं जानते हैं। अब की अगस्त की बारी है पापों के पारावार सजग। अगस्त मुनि को ये लाते हैं साहित्य में और कहते हैं अगस्त जिस तरह समुद्र को पी गए हैं उसी तरह पापों के पारावार को हम पी जाएंगे। अब की अगस्त की बारी है पापों के पारावार सजग। और दुनिया के नीरो सावधान, दुनिया के पापी जार सजग। जार और नीरो तुम दुनिया से लाते हैं, लेकिन उस शोषकों के शोषण को समाप्त करने वाला भारत का होगा, वह अगस्त मुनि होगा। अगस्त ने रावण वध के लिए राम को आदित्य हृदय का मंत्र दिया था। इसलिए अगस्त मुनि ही और भगवान शिव की चर्चा दिनकर का अपनी कविता में करते हैं। आज मिथिला की चर्चा पारस जी ने की, हमारे कुमकुम झा जी मिथिला के हैं। मिथिला का प्रारंभ होता है तरौनी से, नागार्जुन जी के गांव से, और अंत बरौनी यानी सिमरिया। मिथिला के समापन होता है सिमरिया में। मध्य है मंगरौनी, जिस गांव का मैं हूं, मेरे पूरे मंगरौनी से भागलपुर आ गए।
इसलिए मध्य मंगरौनी है, इसलिए तरौनी, मंगरौनी और बरौनी तीनों का मिलन आपने इस मंच पर करा दिया है। पारस जी, देवेंद्र जी, इसके लिए आप सबको मैं आपको हृदय से धन्यवाद दे रहा हूं। मिथिला की संस्कृति विश्व की श्रेष्ठ संस्कृतियों में से एक है और मिथिला पर भी दिनकर की कविता है। मैं जनक कपिल की पुण्य जननी, मेरे पुत्रों का महाज्ञान, मेरी सीता ने दिया विश्व को रमणी को आदर्श दान। मेरी सीता ने दिया विश्व की रमणी को आदर्श दान। आदर्श की शिक्षा देने वाले विश्व की रमणियों को जानकी जी हैं और जानकी जी का अवतरण मिथिला की पवित्र भूमि में हुआ है। सीताया महतम चरित आदि कवि ने कहा है। कवि को गौरव है अपने ऋषियों पर, कवि को गौरव है अपने अवतार पर, कवि को गौरव है भगवान शिव पर। अपनी कविता का प्रारंभ दिनकर जब रेणुका में करते हैं तो वह कविता है उनकी प्रसिद्ध कविता, नाचो हे नाचो नटवर, चंद्रचूड़ त्रिनयन गंगाधर आदि प्रलय अवधर शंकर। नाचो हे नाचो नटवर, नचे तीव्र गति भूमि कील पर अट्टहास कर उठे धराधर। उपटे अनल फटे ज्वालामुख, गर्ज उथल पुथल कर सागर। गिरे दुर्ग जड़ता का ऐसा प्रलय बचा दे प्रलयंकर। नाचो हे नाचो नटवरा। आज सभ्यता आज कर रही असहायों का शोषण, आज की सभ्यता असहायों का शोक के खून को पी रही है। भारतेंदु जी ने भी उस ओर संकेत किया था, सबरस चूसे। सबरस चूसना क्या है? वह खून चूसना है। उस पर भी टिक्कस की आफत भारी, अब भयंकर अंग्रेज टैक्स लगाते जा रहे हैं। और छोर तक सृष्टि भस्म चिता भूमि बन जाए अरे रे। और छोर तक सृष्टि भस्म चिता भूमि बन जाए अरे रे। रस दे फिर से पुनः विधाता सत्य शिव और सुंदर। नाचो हे नाचो नटवर। शिव यहाँ क्रांति करेंगे, कोई विदेशी क्रांति यहाँ नहीं होगी। इसलिए करें और छोर तक सृष्टि भस्म हो, सारी सृष्टि भस्म हो जाए, ऐसा प्रलय मचा दे प्रलयंकर। ए प्रलयंकर शिव, ऐसा ही प्रलय मचाओ, सारी सृष्टि भस्म हो जाए। जितने शोषक हैं उसका अंत हो जाए, खून पीने वाले का अंत कर दो शिव। इसी मिथिला की भूमि पर अमर कवि महाकवि विद्यापति का आगमन हुआ था। विद्यापति भी शैव हैं, शाक्त हैं, दिनकर भी शैव हैं। और आज तो दो पूजा है, प्रथम शैलपुत्री चौदूतीयं ब्रह्मचारिणी। विद्यापति की पंक्ति याद आ रही, जय जय भैरवि असुर भयावनि पशुपति भामिनी माया। पशुपति वर देव गोसाई अनुगति गति तुम पाया। कतक असुर मारि मुख मेलल रुधिर फेन मुह फोका। विद्यापति की काली दुर्गा असुरों को खा चुकी है, चबा चुकी है और उसके मुख से खून का फोका निकल रहा है। देखिए विद्यापति की देवी काली असुरों को चबा रही है, मुख से खून का फोका निकल रहा है फू फू करते हुए। और दिनकर की कविता, लहू में तैर तैर कर नहा रही जवानियां। दिनकर का स्वर विद्यापति का स्वर मिलता हुआ हमें दिखाई पड़ने लगता है इस गा करके। दोनों शाक्त हैं, देवी वहां पी जा रही है रक्त सुरों का। और विद्या कवित्व पद सेवत पुत्र विसर्जन माता, हमें विसरना नहीं कभी। और तुम्हारा ही, तुम इसी तरह से असुरों का संहार करते करते हुए चलो। और उस संहार की कल्पना निराला भी अपनी कविता में करते हैं। बस एक बार और नाच तू श्यामा, सामान सभी तैयार। चाहिए कितने ही है असुर चाहिए, बोलो माँ। एक बार नृत्य कर दो तो श्यामा, जितने असुर चाहिए हम दे देंगे। और मैं उंगली के पोड़ों से गिनता जाऊं माँ, मैं, मेरी दृष्टि तुम्हारे चरण कमल पर रहेगी, तुम्हारे पैर की उंगलियों को मैं देखता रह जाऊंगा। ये निराला की कल्पना है। बस एक बार और नाच तू श्यामा, एक बार तुम नृत्य करती चलो। दिनकर किसान का दर्द को नजदीक से देखते हैं। दिनकर कहते थे अपने पुत्र को, देखो से वो मैं वह दिन नहीं भूला हूं जब भैया
सिमरिया के जंगलों में भैंस चराने के लिए चले जाते थे और शाम में लौटते थे हुए भैंस चराते हुए, और दूध दू के कहते थे रामधारी तुम पहले दूध पी लो। दिन भर भाई खेत में भैंस चरा, सिमरिया के जंगलों में जहाँ काठ और झुआ है वहां भैंस चरा के लाए भाई को दूध दू के पिला रहे हैं। तो दिन एक दिन दुनिया में नाम करेगा मेरा भाई। उस भाई का स्नेह आशीर्वाद पितृविहीन दिनकर को मिला। यह गांव का जीवन ही जहां में प्रेम मिल सकता है, और बाहर में तो ऑफिशियल संबंध में प्रेम चला जाता है। इसलिए गांव का नवनिर्माण हो, गांव के फिर से हम उसकी आजादी की बात सोचें, उसके लिए नए युग की भवानी आ रही है। दिनकर के बेला तार बोला या पिनाकी का कहीं टंकार बोला। किसान का शोषण होता चला जा रहा है, घनघोर गरीबी है, कपड़े ब्रिटिश काल में तो मिलते ही नहीं थे। बापू ने इसी चंपारण में आकर के अपनी पगड़ी का त्याग कर दिया, कहा मैं अधिक कपड़ा नहीं पहनूंगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं क्यों नहीं आती सभा में। बापू इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे, कहा कस्तूरबा को लाना होगा। जब कस्तूरबा जी आई तो गांव में जब भीतर गई तो कहती है, महिलाओं ने कहा कपड़े हैं मेरे यहाँ कहाँ, हम लोग 3 महिलाएं हैं, एक साड़ी है, किसी तरह से अपने गुप्तांगों को ढक करके हम लोग रहती हैं, इसलिए बाहर हम निकल नहीं सकती हैं, इसलिए कपड़े का भाव में इतना अंग्रेजों ने हमारा खून पिया था। यह दृश्य बापू का आज से मैं कपड़ा अधिक नहीं पहनूंगा। वही दिनकर है जो लिखा, अर्धनग्न दंपति गृह में मैं झोंका बन जाऊंगी, लज्जित हो न अतिथि सम्मुख मैं दीपक तुरंत बुझाऊंगी। अर्धनग्न दंपति गृह में, दंपति अर्धनग्न है, कोई अतिथि आ जाते हैं तब तक दरवाजे पर, कैसे कोई निकले नंगी स्थिति में। अर्धनग्न दंपति गृह में मैं झोंका बन जाऊंगी। कविता झोंका बन जाती हवा का, और वह कविता जाकर के वहां बुझा देती है दीपक को। अर्धनग्न दंपति की इज्जत रह जाती है। दिनकर चाहते प्रत्येक व्यक्ति की इज्जत आबरू सुरक्षित रहे, कोई कष्ट में न जिए, न किसी को भोजन की कमी हो, न ही किसी को कम हो, और किसी को न कम हो न किसी को बहुत अधिक हो। वैसा समाज हमारा बने, ऐसी कल्पना हमारे राष्ट्र कवि दिनकर की है। इसलिए कहते चलो कवि वन फूलों की ओर, अब रजत स्वर्ण वाटिका को छोड़, चलो उसी गांव की ओर, और छोड़ दो सब हर चीजों को तुम। कहते मैं उस गालों की लाली पर कविता को रखना नहीं चाहता हूं। प्रसाद की कामायनी है, लाली बन सरस कपोलों पर आंखों में अंजन सी लगती। तो दिनकर जी कह रहे कि मैं कपोल की लाली पर नहीं रुकना चाहता हूं, मैं जा रहा हूं वहां जहां की कृषक से, जहां के लोग पानी भर भर के अपने घर में ला रही हैं। मैं सिमरिया का धन तुस्सार सिमरिया घाट अन्य, और जहां गंगा स्नान करने के लिए हजारों लोग आज भी आ रहे हैं। आश्विन बीतते हैं, कार्तिक में लोग तंबू गाड़ करके वहां रहेंगे और स्नान करेंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। दिनकर थोड़ी देर के लिए विद्यापति की भूमि के हैं, इसलिए विद्यापति के रंग में आ जाते हैं। शेखर उर्व में अब विधेयवान सुंदरियां कर रही जल बीच स्नान, सुंदरियां स्नान कर रही हैं जल बीच में, और इसलिए विद्यापति कवि के हृदय में वान नहीं, दिनकर जी के हृदय में पंचबाण लग जाते, इसलिए कहते सुंदरियां कर रही जल बीच स्नान। शेखर उर्व में अब विधेयवान, और सुंदरियां जिसे जल में रहती हैं, केश ऊपर रह जाता है, लगता है चंद्रमा भीतर चला गया है, कमल भीतर है, अब भौरा ऊपर में मडरा है कमल के बिना। सुंदरी करे जल बिच असनाने, हंत हृदय हने पच बाने, चिकुर गरे जलधारा, जनि ससमुख डर रो अंधारा। दिनकर केवल विद्रोह के कवि नहीं, दिनकर प्रेम के भी कवि हैं। जलन हूं, दर्द हूं, दिल की कसक हूं, किसी का हाय खोया प्यार हूं मैं, गिरा हूं भूमि पर नंदन विपिन से, सुरतरु का सुमन सुखबार हूं मैं। दिल की बात दिनकर अपनी कविता में करते हैं, हृदय की दर्द की बात और वेदना की बात करते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थिति है कि लाचार होकर के क्रांति के गीत लिखने पड़े। क्या उपाय है, इच्छावती प्रेम के गीत लिखूं, लेकिन जैसे देखा देखा शून्य, कुंवर का गढ़ है झांसी की वह शान नहीं, दुर्गा दास प्रताप बलि का
प्यारा राजस्थान नहीं, क्या गाऊं सतलज रोती है। जब कुंवर का गढ़ सूना हो जाए और राजस्थान चित्तौड़ की भूमि सूनी हो जाए, तो कोई कभी क्या प्रेम के गीत गाएगा? क्या कभी उस गोरा बादल की याद करते हैं? दिनकर के क्रांतिकारी कोई विदेश से नहीं आएंगे हमारा उद्धार करने के लिए। यही इसी देश की माटी का गोरा बादल उद्धार मेरा करेगा एक दिन। यह दिनकर की कल्पना है। दिनकर की कविता में शिवाजी और महाराणा प्रताप की आवाज हमें सुनाई पड़ती है। भूषण ने औरंगजेब का विरोध किया था, इसलिए विरोध नहीं किया था कोई अब मुस्लिम है इसलिए विरोध किया था भूषण ने, वो अत्याचारी था, उन्होंने लोग जजिया कर डाला था इसलिए भूषण ने विरोध किया था उसका। इसलिए भूषण महान इसलिए हैं, उन्होंने अन्याय का विरोध किया था, किसी विशेष धर्म का उन्होंने विरोध नहीं किया था भूषण ने। इसलिए दिनकर की चेतना अन्याय और पापियों के विरोध करने में दिनकर की कविता चलती रहती है। और दिनकर पर मैं कुछ शब्द कहकर समाप्त करने जा रहा हूं। अन्न किसानों की स्थिति क्या है? अन्न नहीं अवलंब प्राण को गम आंसू या गंगा जल का। अन्न नहीं, किसान को ब्रिटिश का में खाने का अन्न नहीं मिला, अवलंब प्राण को गम आंसू या गंगा जल का। मरने पर भी हमें कफन है माता सभ्या के अंचल का। मौत हो जाएगी। सभ्या रोहित के लाश को लेकर के गई थी अंचल से ढक करके, उसी तरह से मरने पर भी हमें कफन है माता सभ्या के अंचल का। माता सभ्या के अंचल का ही भरोसा अब हमारे पास है, कफन भी यहां नहीं है। इतना घोर अन्याय हुआ भारतवर्ष में अंग्रेजों का कि कपड़ा भी बिल्कुल लोगों के पास नहीं। आज तो कपड़ा मिल रहा है कम से कम हम लोग के यहाँ, सिंथेटिक ही सही कुछ तो मिल रहा है, और उसमें कपड़े का बहुत कष्ट था। अच्छे अच्छे लोग कपड़ा नहीं पहन पा रहे थे। और फिर अब चलो कभी बन फूलों की ओर, बन तुलसी की हवा लिए हल्की पुरवैया आती है। दिनकर के यहाँ जूही की कली नहीं है, बेला नहीं है। गांव में उसी बन तुलसी की हवा लेकर के पुरवैया हवा आ रही है, और उसी हवा में मैं डूब जाना चाहते हैं दिनकर। मैं उसी हवा की गंध लेना चाहता हूं। और गंडे की तट पर रात में जब लहरों की आवाज आती है, नदी की मंद मंद धारा जाती है, उसके ऊपर विद्यापति के गीत गूंज रहे हैं। लहरें गाती हैं, मधुबेरा गाती थी मधुबियाग, हे सखी हमर दुख के नहीं और। दिनकर विद्यापति के गीत रात में गंडक के किनारे सुनते हैं। ओरी उदास गंडकी बता, विद्यापति कवि के कान कहा। भारत का गांव गरीबी में भले है, लेकिन दिनकर के इसमें वहां एक मस्ती थी, वहां विद्यापति थे। आज भी लगता है भारत के गांव में विद्यापति हैं, मिथिलांचल के गांव में, और भारत के सर्वत्र गांव में तुलसी बाबा तो हर जगह छा गए हैं आज हमारे देश के हर जगह। इसलिए पुनः आदि कवि उन्होंने जो कविता के बारे में दिनकर ने कहा, कह करके मैं समाप्त करने जा रहा हूं। लाखों क्रंच करा रहे हैं जाग आदि कवि की कल्याणी। एक क्रंच वध हुआ, आदि कवि की कविता फूट पड़ी, श्लोक निकल गया, मान शाहत प्रतिष्ठान तम गम शाश्वती। लाखों क्रंच करा रहे हैं जाग आदि कवि की कल्याणी। एक कल्याणी कविता कल्याणी बन जानी चाहिए कविता को, जैसे वाल्मीकि की कविता कल्याणी बनी है, उसी तरह से दिनकर कहते कविता हमारी कल्याणी हो जाए, जिससे कोई क्रंच वध यहाँ बना हो सके, कहीं निरपराध का वध नहीं हो, हर पक्षी यहाँ फड़फड़ाते हुए उड़े आकाश में। आज पर्यावरण की बात हम करते हैं, दिनकर जी क्रंच वध को कर रहे को कराए नहीं कोई, नदियों की धारा बहती हुई चले। आज हम देखते हैं इतने भट्टे खुल रहे हैं कि सभी मिट्टी लुप्त हो जाएंगे, नदियों से बालू निकलते चला जा रहा है, पहाड़ टूट रहा है। हम किस भारतवर्ष की कल्पना कर रहे हैं? क्या मिट्टी नहीं रहेगी? क्या नदी के बालू निकल जाने के बाद उस क्षेत्र में जल स्तर कितने नीचे गिरते जा रहा है? इसलिए हमें दिनकर सोचने के लिए आज वादी कर रहे हैं, चलो कभी बन फूलों की ओर, अब रजत स्वर्ण वाटिका को छोड़, चलो कभी बन फूलों की ओर। दिल्ली तेरे रूप रंग पर कैसे हृदय जुड़ेगा, बाट जो होती खंडर में हम कंगालों की रानी। आप सबको बहुत धन्यवाद। आपने जो कुछ हुआ
मुझसे सुना। इसके लिए आप सबको एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। संयोजक को, डॉक्टर दिव्य सिंह जी को, डॉक्टर कुमकुम झा जी को जो मिथिलांचल के हैं, और पारस जी को, सबको मेरा नमन। जय राष्ट्र कवि दिनकर, जय हिंदी की कविता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस अभिभाषण से हमें काफी लाभ प्राप्त हुआ। इसके लिए सर मैं आपका हार्दिक बधाई देता हूं सर। अंत में मैं विराट हिंदुस्तान संगम बिहार शाखा के 23वीं साप्ताहिक वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे प्रख्यात भूगोलविद परम आग जी सर। 23वीं विराट हिंदुस्तान संगम के प्रणेता, भारत के महान अर्थशास्त्री, राजनेता, चिंतक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा आहूत विराट हिंदुस्तान संगम का न सिर्फ भारत में अपितु भारत के बाहर भी 140 देशों में जो ये वेबिनार का कार्यक्रम चल रहा है, बिहार शाखा के हमारे इसके संयोजक हैं हमारे अनुज देवेंद्र भाई जी, आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर अंजनी कुमार राय जी, जो भागलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान रह चुके हैं, संयोजक प्रोफेसर राय जी, संचालक डॉक्टर वृंद कुमार जी, और इस वेबिनार से जुड़े हुए हमारे जितने भी साथी हैं, सबों के प्रति मैं कहना चाहूंगा कि अभिनंदित हैं सभी। आज करें न सोच विचार, अभिनंदित हैं सभी आज, करें न सोच विचार, अभिनंदन मेरा प्रेषित है इसे करें स्वीकार, अभिनंदन मेरा प्रेषित है इसे करें स्वीकार। मित्रों, बहुत ही अच्छा विषय आज का रखा गया, और सबसे बड़ी बात कि मिथिला, अंग और मगध को जोड़कर आज के विषय पर चर्चा की गई है। हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर अंजनी कुमार राय जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से विस्तार पूर्वक भारतीय ग्राम्य जीवन की जो दशाएं हैं और उनमें दिनकर जी की क्या सोच है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, दिनकर जी भारत के न सिर्फ एक लब्ध प्रतिष्ठित कवि, निबंधकार, वाक्पटु, वक्ता, स्वाभिमानी, राजनेता और एक नया संदेश देने वाले राष्ट्रकवि के रूप में जाने जाते हैं। दिनकर जी की कविता का अभी भी जो पाठ कर दे मंच पर, तो वह मंच उसी व्यक्ति का होता है जो उनकी कविता का पाठ कर लेता है। विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार अगर दिनकर की कविताओं में मिलती है, तो श्रृंगार की अभिव्यक्ति भी आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में से एक दिनकर जी को बनाती है। ऐसे महान राष्ट्र कवि जो सामाजिक चेतना के कवि हैं, सामाजिक विसंगतियों के खिलाफ लेखन करते रहे हैं, हम उन्हें न सिर्फ नमन करते हैं बल्कि उनको याद कर अपने आप को धन्य समझते हैं। वो ऐसे व्यक्ति थे जिनके पीछे पुरस्कार दौड़ता था। दो पंक्ति मैं कहना चाहूंगा कि मैं वो नहीं भागू जो शोहरत के पीछे पीछे, मैं वो नहीं जो भागू शोहरत के पीछे पीछे, अरे शोहरत को जरूरत हो तो आए मेरे पीछे। ऐसे थे हमारे दिनकर जी। 1928 से प्राणभंग और विजय संदेश से जो प्रारंभ किया उन्होंने लेखन का कार्य, 50 पुस्तकें उन्होंने लिखी। हिंदी, अंग्रेजी, मैथिली, उर्दू सभी विषयों में उनकी पकड़ थी। लेकिन खड़ी बोली के तो वो प्रणेता माने जाते हैं। खड़ी बोली के तो ऐसे विद्वान और जिनके हुंकार से और भारत के जो राजनेता हैं उनकी आवाज को सुनकर और उनकी वाणी को सुनकर अपने आप को प्रफुल्लित करते थे, ऊर्जा से भर दिया करते थे। यही कारण था पंडित नेहरू ने उन्हें 3 बार राज्यसभा का सदस्य बनाया। वे ऐसे मूर्धन विद्वान थे जो अटल जी की तरह कवि भी थे और राजनेता भी थे। दिनकर जी में अटल जी की तरह ही एक गुण था। एक कवि के रूप में भी वो प्रख्यात हुए
और एक राजनेता के रूप में भी उनकी अलग सोच। जहां तक ग्राम जीवन में उनके साथ उनकी कथाओं की बात बहुत विस्तार पूर्वक हमारे आज के मुख्य वक्ता अंजनी बाबू ने कहा है, उसके बाद तो कुछ कहने को रह नहीं जाता। इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि भारत गांव का देश है। भारत में 6 लाख लोग, और अगर भारत को संपन्न बनाना है तो जब तक गांव संपन्न नहीं होगा तब तक भारत संपन्न नहीं होगा। जब तक गांव के किसान संपन्न नहीं होंगे भारत का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। बड़ी अच्छी बात है कि दिनकर ने अपने जो प्रारंभिक जीवन जिया है वह गांव में देहात में रहकर जिया है। उन्होंने दूर दूर तक फैले खेतों की हरियाली को देखा है, बांसों के झुरमुट के बीच वो रहे हैं, आमों के बगीचे को उन्होंने देखा है, कांस पटेल का जली थली विस्तार को उन्होंने देखा है। इसलिए मैं समझता हूं कि प्रकृति की सुषमा का प्रभाव तो उन पर है ही, कठोरताओं का भी वो पोषण करते रहे हैं। और कठोरताओं की बात और उनमें जो कठोरता है, दृढ़ता है, शायद इसी प्रकृति से आया है। कोयल की कूकू में, पपीहा की पीपी में, बासंती हवा के सुगंध में, जेठ की तपती दोपहरी में तथा पूस की ठंडक में दिनकर जी ने अपने को तपाया और उसको उन्हें वाणी के रूप में देने का प्रयास किया। चांद का कुर्ता जो बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा प्रसंग है बच्चों का, उसमें उन्होंने लिखा है, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, सन सन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुक ठिठुक कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, आसमान का सफर और यह मौसम है जाड़े का, न हो अगर तो लाद कुर्ता ही कोई भारे का। यह साबित करता है कि दिनकर जी किसानों के, दिनकर जी दलितों के, दिनकर जी पिछड़ों के, दिनकर जी गरीबों के, दिनकर जी वैसे व्यक्तियों के कवि थे और उनकी वाणी को रखना चाहते थे जिससे यह देश आगे बढ़ सकता है, जिनके लहू से यह देश आगे बढ़ा है। और जेठ हो की पूस, किसानों के विषय में लिखते हैं कि हम जेठ हो की पूस, हमारे कृषकों को आराम नहीं है, छूटे कभी संग बैलों का ऐसा कोई याम नहीं है, मुख में जीव शक्ति भुजा में, जीवन में सुख का नाम नहीं है, बसन कहाँ सूखी रोटी भी मिलती दोनों शाम नहीं है। ऐसे जो हमारे किसान इस देश में हैं, जिन्होंने कष्ट झेला है और कष्ट झेलकर हमारे इस 1.25 अरब लोगों को खिलाने का काम करते हैं, उनकी दशा को सुधारने के लिए दिनकर जी व्याकुल थे और अपनी लेखनी को इसी तरह से वो रखते थे कि लोग समझें कि नहीं, अगर इनकी उन्नति नहीं, इनके विषय में हम नहीं सोचेंगे तो हमारा राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। याद करें तो संपूर्ण आंदोलन में, जेपी के आंदोलन में जो उनकी क्रांति गीत बन गई, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताजपन इठलाती है, दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो जनता की आवाज पर दिनकर को इतना ही भरोसा था और इसलिए उन्होंने लिखा कि वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। अब लोग गांव से नगर की ओर आते हैं, नगर की ओर पलायन कर रहे हैं। गांव की जो मिट्टी की सुगंध है, गांव का जो आनंद है, प्रकृति से जो स्नेह है, उससे लोग दूर होते जा रहे हैं, कंक्रीट की दुनिया बसा रहे हैं। इसलिए मैं एक शायर की बात कहना चाहूंगा जिसने कहा कि अब मैं राशन की कतारों पर नजर आता हूं, अपने खेतों से बिछुड़ने की सजा पाता हूं। तो जब तक अपने खेत से जुड़े नहीं रहेंगे, अपने किसानों की मालिक हालत को सुधारेंगे नहीं, अपने देश के दलित तबकों को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, यह देश संपन्न नहीं होगा। दिनकर जी जियो और जीने दो पर विश्वास करते थे, इसीलिए उन्होंने रश्मि रथी में कहा, कृष्ण से कहवाते हैं कि दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपना तमाम, कम से कम मुझे भी जीने दो और तुम भी जियो, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक बढ़ जाता है। अरे दुर्योधन बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ा सा लाया है तो बांध कर दिखा दे। ये हुंकार थी दिनकर जी की पंक्ति में। और इसलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा कि जो उनकी पंक्तियों को अभी भी मंच पर गा दे, जो उनकी पंक्तियों को अभी भी मंच पर रख दे, वह मंच उसी का हो जाता है। और इसीलिए दिनकर जी के विषय में हम कहना चाहते हैं कि वो एकला चलो पर विश्वास करते थे। समर शेष है नहीं पाप का, भावी केवल व्याग,
समर शेष है नहीं पाप का, भागी केवल व्याग्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। और इसीलिए वो इतने निर्भीक थे कि इस एक बार कवि सम्मेलन हो रहा था लाल किला में, पंडित नेहरू मुख्य अतिथि थे। वो लाल किला पर ऊंची सी सीढ़ी लगी हुई थी, नेहरू जी ऊपर चढ़ रहे थे, लड़खड़ा गए, दिनकर जी ने उन्हें पकड़ लिया। और जब नेहरू जी बैठे दिनकर जी के बगल में, तो नेहरू जी ने कहा कि धन्यवाद, आपने मुझे आज बचाया। उन्होंने कहा कि धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है पंडित जी, राजनीति जब लड़खड़ाती है तो साहित्य ही उसे बचाती है। ऐसे प्रखर वक्ता, ऐसे प्रखर ओजस्वी, भारत के तेजस्वी कवि, भारत को राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्तित्व जो हमारे दिनकर जी का है, वो किसी से छिपा नहीं है। वह मिथिला के बड़द पुत्र माने जाते हैं। विद्यापति के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से अंजनी बाबू ने उनकी कविताओं को जोड़ने का प्रयास किया है। आज माँ दुर्गा की दुर्गा पूजा की दूसरी तिथि है, और जिसमें हमारे गांव-गांव में, मिथिला के गांव-गांव में, घर-घर में विद्यापति की वो पंक्तियां गूंजती हैं कि जय जय भैरव असुर भयावन पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति बर दिए है गोसावन अनुगत गत्व पाया। कब विद्यापति कहते हैं कि हम लोगों के बीच में सुमति दीजिए, ताकि हम लोग, अगर सुमति रहेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। जब वो जाते हैं सिमरिया और अपने प्राणों की चल नहीं पाते, गंगा तक नहीं पहुंच पाए विद्यापति, तो उन्होंने कहा है, उसी समय कहते हैं विद्यापति कहते हैं कि हे गंगा मैया, मैं तो अब तुम तक आ नहीं सकता हूं, अब तुम ही मेरे पास चलिए। और ऐसा कहा जाता है कि गंगा मैया स्वयं विद्यापति से मिलने चली आई। ऐसे विद्यापति की पंक्तियों को कूट कूट कर अपने हृदय में संजोने वाले हमारे दिनकर जी राष्ट्र कवि के रूप में, तो प्रखर राष्ट्र कवि के रूप में, खासकर ओजस्वी कवि के रूप में लोग उनको जानते हैं। लेकिन जब उनकी कोमल भावनाओं के विषय में हम जानना चाहेंगे, जब उनको उर्वशी को हम पढ़ते हैं, तो उसमें पढ़ते हैं कि उनकी कोमल भावनाएं कितनी, प्रकृति की सुषमा का प्रभाव उसमें बस गया है। इसलिए हम दिनकर जी को सिर्फ इसलिए नहीं जाने कि वो दिनकर जी ओजस्वी के कवि थे, दिनकर जी प्रखर वक्ता थे, दिनकर जी की वाणी सिर्फ ऐसी वाणी थी जो तुकबंदी के रूप में अगर पढ़ा जाए तो लोगों को आकर्षित कर लेती है, बल्कि दिनकर जी में बहुत ही आत्मीयता भी थी। दिनकर जी में ऐसी वाणी थी दिनकर जी की कि जिसमें ऐसा लगता था कि श्रृंगार से भी भरे पड़े हैं। आज उर्वशी जो उन्होंने लिखा, उसमें मानवीय प्रेम के कथन को, संबंध को और संबंधों को दिनकर जी ने जीने का प्रयास किया है। इसलिए रेणुका में अगर अतीत का गौरव पाते हैं, रामधनी में हम सामाजिक चेतना और स्वदेश प्रेम की बात पाते हैं, हुंकार में वर्तमान दशा के प्रति आक्रोश पाते हैं, तो गद्य रचनाओं में संस्कृत के जो 4 अध्याय में, उसमें भारत के क्षेत्रीय विषमताओं के बावजूद भारत की एकता की बात करते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। दिनकर का गद्य दिनकर का दिमाग है, तो दिनकर की कविता उनका दिल है। और इसीलिए दिनकर अमर हैं, अमर रहेंगे, और जब तक ये देश है तब तक इस देश में दिनकर की वाणी को लोग स्मरण करता रहेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि गांव से संसद, हे राष्ट्र कवि सत सत प्रणाम, गांव से संसद तक, कृषक से राजनेता तक, शिक्षा से व्यापार तक, गांधीवाद से साम्यवाद तक, सर्वहित में दिया पैगाम, निर्भीक बेबाक सेनानी महान, हे राष्ट्र कवि सत सत प्रणाम, हे राष्ट्र कवि सत सत प्रणाम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने अध्यक्ष उद्बोधन को विराम देना चाहता हूं, और आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज हमसे किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। आज इस 23वीं जो वेबिनार है उसमें आपने समय दिया है, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को बहुत बहुत बोला मत बोला। अंत में मैं अल्लामा इकबाल कॉलेज बिहार शरीफ के भूगोल विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पुरंजय कुमार जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। माननीय डॉक्टर पुरंजय कुमार जी। आज के इस वेबिनार के अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर डॉक्टर कुमकुम झा जी अचल सर, पूर्व विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्हें मिथिला प्रक्षेत्र का संयोजक नियुक्त किया गया है। साथ ही मैं उन्हें धन्यवाद भी देता हूं
आवाज क्योंकि कट गया। उनकी अध्यक्षता में आज इस सफल पूर्वक इसका आयोजन हुआ। विराट हिंदुस्तान संगम बिहार के प्रदेश अध्यक्ष सह आयोजक डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद सिंह को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके अथक प्रयास से विगत 6 महीने से आज 23वीं साप्ताहिक वेबिनार का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर अंजनी कुमार राय जी सर को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रोफेसर पारस राय सर को भी मैं धन्यवाद देता हूं। इस वेबिनार के सफल संचालन के लिए प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार गुरु गोविंद सिंह कॉलेज को मैं धन्यवाद देता हूं। साथ ही इस विराट हिंदुस्तान संगम के साथी आशीष कुमार राय जी, रितेश जी, सुमित जी तथा समस्त पदाधिकारीगण को भी मैं धन्यवाद देता हूं तथा जो भी सहभागी इस वेबिनार में भाग लिए उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। अब मैं अध्यक्ष महोदय बताना चाहूंगा जी कि इस वेबिनार समाप्ति की घोषणा की। जिस ढंग से कार्यक्रम संचालित हो रहा था और जैसी ओजस्वी वाणी हम लोग सुन रहे थे, लगता है कि कुछ देर और चलता तो अच्छा होता, मगर समय की पाबंदी है, इसलिए मैं आदेश देता हूं कि इस कार्यक्रम को समाप्त माना जाए।